चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर साइंस की क्लास। इसमें बायो के टॉपिक आप हमारे साथ पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली यूनिट का नाम है जैव विकास एवं पारिस्थितिक तंत्र। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में कि जैव विकास आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जैव का मतलब और विकास का मतलब, इन दोनों का मतलब हम समझ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। जैव का मतलब जीवन, ऐसे जीव जिनमें सभी में जीवन पाया जाए उनको हम जैव कहते हैं। और विकास का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे परिपक्वता आना, यानी धीरे धीरे किसी चीज का क्रम से आगे की तरफ बढ़ना, उच्च कोटि की तरफ बढ़ना जैव विकास कहलाता है। दोस्तों, जैव विकास का मतलब जीवों का विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, अर्थात ऐसे जीव जो शारीरिक संरचना की दृष्टि से बहुत ही निम्न कोटि के थे। उनमें धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन आते गए, वो निचले पावदान से ऊपर पावदान की तरफ बढ़ते गए, यानी निम्न कोटि से ऊपर की कोटि की तरफ बढ़ते गए। यही कहलाता है, या यही परिवर्तन, ये क्रमिक परिवर्तन ही कहलाते हैं जैव विकास। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे आधुनिक उच्च कोटि के जीव हैं, इनकी उत्पत्ति कहीं न कहीं निम्न कोटि के जीवों से हुई है। इन्हीं का अध्ययन करना ही कहलाता है जैव विकास। दोस्तों, हम जानते हैं कि जीवों का ऐसा परिवर्तन या ऐसा क्रमिक परिवर्तन जो उनके सूक्ष्मतम रूप से या निम्नतम श्रेणी से उच्चतम श्रेणी की तरफ ले जाता है, यही क्रमिक विकास कहलाता है जैव विकास। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो प्रारंभ में पाए जाने वाले प्राणी थे, यानी जो शुरुआत में जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, वहां के जो प्राणी थे वो अत्यंत निम्न कोटि के थे। उसके बाद उनकी स्थिति में, उस समय की वातावरणीय दशाओं में, परिस्थितियों में या उनके आनुवंशिक स्तर में परिवर्तन आते गए और वो उच्च कोटि की तरफ बढ़ते गए। यानी वातावरण के साथ होने वाले यही परिवर्तन जैव विकास के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्रारंभ में ग्रीक दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने माना था कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः उत्पादन से हुई है, अर्थात जो जीव आज हम देख रहे हैं ये स्वतः ही उत्पन्न हुए। जैसा कि एक नाम आता है एनेक्सीमेंडर का। एनेक्सीमेंडर ने बताया था कि मानव का निर्माण मछली से हुआ है। यानी उनका विश्वास था कि कहीं न कहीं हमारी ऐसी शक्तियां पृथ्वी पर मौजूद रही हैं जिन्होंने ऐसा जीव उत्पन्न किया और वही विकसित होते होते धीरे धीरे करके मानव बन गया। समय के साथ दार्शनिकों की, वैज्ञानिकों की सोच परिपक्व होती गई और इसके बाद एक नाम आता है प्रमुख रूप से एम्पीडोक्लेस। ध्यान दीजिएगा, एम्पीडोक्लेस आसबोन ने उनको कहा था जैव विकास का जनक। ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर, आसबोन ने सबसे पहले एम्पीडोक्लोस को कहा था जैव विकास का जनक, या यूं कहें विकास परिकल्पना का जनक। इनका कहना था कि अधूरी या त्रुटिपूर्ण ऐसी संरचनाएं या ऐसी जीव जातियां जो अधूरी हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, इनका विनाश होता है और इन्हीं से इनके स्थान पर पूर्ण विकसित और परिपक्व जीव जातियों का निर्माण होता है। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु ने बताया कि जीवों का विकास एक सीढ़ी के समान होता है, अर्थात जैसे हम निचले पावदान से स्टेप बाय स्टेप उच्च कोटि की तरफ बढ़ते रहते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार से ही हमारा जैव विकास हुआ है, निचले पावदान से ऊपर पावदान की तरफ। इसके बाद दोस्तों, लगभग 2000 वर्षों तक किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। 2000 वर्षों के बाद नाम आता है 19वीं सदी में लैमार्क का, डार्विन का और वेलेस का, जिनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जैव विकास पर। एक सरल शब्दों में आपको परिभाषा बताते हैं जैव विकास की, जो आपके लिए सहायक हुई है। जैव विकास आनुवंशिक स्तर पर होने वाली मंद गति की सतत प्रक्रिया है। अर्थात जैव विकास आनुवंशिक स्तर पर, यानी आनुवंशिक स्तर का हम सभी जानते हैं कि जब ऐसी कोई प्रक्रिया जो प्रोटोप्लाज्म से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाती है, आनुवंशिक स्तर पर होने वाली मंद गति की, अर्थात विकास कोई 1-2 दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें वर्षों लगते हैं, हजारों साल लगने वाली एक क्रिया है। आनुवंशिक स्तर पर होने वाली मंद गति की सतत प्रक्रिया है, अर्थात विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो इस परिभाषा को बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। जैव विकास आनुवंशिक स्तर पर होने वाली मंद गति की सतत प्रक्रिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीवों में विविधता एवं समानता की।
आपके सामने टॉपिक है जीवों में विविधता एवं समानता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग, सभी जीव अलग अलग हैं, यही कहलाता है विविधता। हम जानते हैं कुछ जीव बहुत छोटे हैं, कुछ जीव बहुत बड़े हैं। जैसे देखिए कि आप बैक्टीरिया से लेकर के पादप तक करीब करीब 5 लाख से अधिक जातियां ज्ञात हैं। इसी प्रकार से अगर हम जंतुओं की बात करें तो लगभग 12.5 लाख जातियां ज्ञात हैं। और हम देखते हैं कि सभी जीव या सभी पादप आपस में अलग अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अलग होते हुए भी एक समान होते हैं, यानी कि उनमें विविधता तो पाई जाती है लेकिन वो आपस में भी किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार से वो एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। यही कहलाता है जीवों में विविधता एवं समानता। दोस्तों, विविधता एवं समानता की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जानना ये भी जरूरी है कि हमारी जो समानता होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो विविधताएं हैं या जो समानता है वो पहली प्रकार की समानता होती है संरचनात्मक। संरचनात्मक समानता अर्थात सभी जीवों की जो शारीरिक बनावट है, यानी उनका जो शारीरिक संगठन है वो कहीं न कहीं हर प्रकार से एक ही तरीके से निर्मित है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवधारियों की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होती हैं, यानी उनका सभी का जो बनने का पहला उपक्रम है वो एक समान है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जब एक जैसी जीवों का समूह एक जगह मिल जाता है तो वो एक जाति का निर्माण कर देता है। जब वो दूसरे प्रकार के जीवों का जब समूह होगा तो वो दूसरी जाति का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार देखते हैं कि इनका शरीर अलग होते हुए भी संरचनात्मक दृष्टिकोण से एक समान है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से निर्मित होता है, यानी हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो कोशिका है। एक समान कार्य करने वाली एक समान संरचना वाली कोशिकाएं मिलकर के निर्माण करती हैं ऊतक का, एक समान ऊतक मिलकर के निर्माण करते हैं अंग का, और इसी प्रकार से एक जैसे अंग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो अंगतंत्र बनाते हैं और उसके बाद हमारा शरीर बनता है। यानी संरचना की दृष्टि से ये बिल्कुल एक समान होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैव प्रक्रियाओं में समानता की जब बात चल रही है तो यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि दूसरी जो हमारी समानता है वो होती है जैव प्रक्रियाओं के आधार पर। जैव आधार पर समानता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव की जीवन की क्रियाएं हैं, अर्थात जो उसकी ऐसी क्रियाएं जिनसे हम कह सकते हैं कि वो जीवधारी है, वो क्रियाएं भी लगभग समान होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जीव का निर्माण अपने जैसे ही जनक से होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, सभी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सभी अपने समान संतानें उत्पन्न करते हैं। अर्थात यदि इन सभी क्रियाओं को हम मान लें जो जीवन के लिए आवश्यक है, उस आधार पर भी सभी जीवों में समानता पाई जाती है। अब देखिए, चाहे वृक्ष हो चाहे बैक्टीरिया हो, सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, निवास की आवश्यकता है, जनन की आवश्यकता है। ऐसी तमाम क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में हम एक बाद में पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जैव विकास की परिकल्पना की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैव विकास की परिकल्पना की विशेषताएं क्या हैं या जैव विकास की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हम जानते हैं कि जैव विकास की जो सबसे पहली विशेषता है वो है सरल से जटिल। अर्थात जो जीवों का विकास हुआ है वो सरलतम से उच्च कोटि की तरफ हुआ है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक वंशीय इतिहास। अर्थात जो आज के समय में जो भी जीव पाए जाते हैं उनके सबके जनक कहीं न कहीं एक थे, यानी उनका जो वंश था वो कहीं न कहीं एक था। धीरे धीरे उनमें विकास होता गया और आज हम इतना सुधरा हुआ रूप या उच्च कोटि का रूप इसका देखते हैं। इसके बाद तीसरा आता है परिवर्तन, यानी जो अगली परिकल्पना विशेषता है इसकी वो है परिवर्तन, यानी जीवों में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हुआ हो या उनका रचनात्मक या क्रियात्मक या किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो, लेकिन ये बात सिद्ध है कि जैव विकास परिवर्तनों की ही देन है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है जटिल व धीमी प्रक्रिया। अर्थात जैव विकास एक दिन में 2 घंटे में महीने में होने वाली प्रक्रिया ना होकर के ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। अर्थात इसी को हम अगले पॉइंट में समझ सकते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि निम्न चरणों में धीरे धीरे करके होने वाली क्रिया है जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जैव विकास के कारण कि आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से जैव विकास हुआ।
तो इसमें पहला कारण जो है वो है जीव जातियों में विभिन्नता, अर्थात प्रत्येक जाति जो भी प्रारंभ से लेकर के अब तक पाई जाती है उनमें आपस में बहुत सारी विविधताएं हैं, यानी उनमें आपस में हमको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पहला कारण यही है विभिन्नता। दूसरा कारण है बदला वातावरण, अर्थात समय समय पर प्रकृति में ऐसी तमाम घटनाएं घटती रहती हैं जो जैव विकास के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि कई बार हम जानते हैं बाढ़, सूखा, कई सारी जातियां उसमें दब जाती हैं, भूस्खलन होता है, दब जाती हैं उसमें जातियां, जिनके फलस्वरूप नई जातियों की उत्पत्ति होती है या उनका सुधरा हुआ रूप आता है जिन्हें प्रकृति वर्ण करती है। इसके बाद अगला जो कारण है वो है अनुकूलन। हम जानते हैं दोस्तों अनुकूलन एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जो बहुत इतनी आसान नहीं लगती है जितना आसान हमने लिख दिया आसानी से अनुकूलन। यह अनुकूलन का मतलब होता है जैसी परिस्थितियों में हम निवास कर रहे हैं क्या उस वातावरण में रहने के लिए हमारा शरीर उपयुक्त है अथवा नहीं, हमें वहां पर भोजन की सारी स्थितियां हमारे लिए अनुकूल हैं कि नहीं है, क्या वहां पर जनन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं है। यदि सारी स्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं या किसी जीव के पक्ष में होती हैं तब हम कहते हैं कि वो वहां पर रहने के लिए अनुकूलित है। जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जिराफ की जो गर्दन थी वो क्यों लंबी हो गई। हम जानते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में घास की कमी होती गई जिस कारण उनको भोजन मिलना मुश्किल होता गया। ऐसे तमाम जानते हैं कि वो रहने के लिए अनुकूलित होती है। जैसे जो गर्म वातावरण का जीव है वो ठंडी जगह पर नहीं रह सकता, यानी उसका शरीर यहाँ पर रहने के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसी प्रकार से अनुकूलन सबसे बड़ा कारण रहा जिस कारण से हमारा जैव विकास हुआ। इसके बाद जो अगला कारण है प्राकृतिक चयन, अर्थात दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकृति उन्हीं का चयन करती है जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। इसी प्रकार से हमारे जीव में भी प्रकृति उन्हीं का चयन करके अगली पीढ़ी में वंशागत ले जाती है उनको, जो प्राकृतिक स्थितियों में उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं। प्रकृति उन्हीं का चयन करती है। दोस्तों अब हम जानेंगे जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि जैव विकास में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले कई सारे दार्शनिक, तो मैंने चर्चा भी पहले भी कर रखी है, कई सारे दार्शनिकों ने अपने परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद जो प्रामाणिक तौर पर सही जिनको माना गया है, सबसे पहला आता है लैमार्कवाद, इसके बाद बताया जाता है नव लैमार्कवाद, इसके बाद डार्विनवाद, फिर नव डार्विनवाद और इसके बाद उत्परिवर्तनवाद। जो इनके बारे में हम एक एक करके अगली वीडियो में जानते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें हमारे वीडियोस को। दोस्तों अगर आपको आज के द्वारा जो पढ़ाए गए हैं टॉपिक, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया उसको ज्वाइन करें। हम आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।